अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नादिया ताहिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 8 जिसका नाम है गुलिस्तान ऑफ सादी, जिसको लिखा है अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी ने, जो कि अपने पेन नेम शेख सादी शिराजी से मशहूर हैं। शेख सादी एक पर्शियन पोइट थे जिनका ताल्लुक शिराज से था। ईरान के सूबा है एक, और इनकी जो फैमिली थी इट वाज वेल एजुकेटेड एंड रिलीजियस माइंडेड। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। शेख सादी का जो ज़माना था वो मेडिवलिज्म का था। उस ज़माने में तालीम को बहुत ज़्यादा जो थी वो अहमियत दी जा रही थी। इन्होंने ट्रैवल किया बगदाद की तरफ, मक्का की तरफ और मदीना की तरफ, और अपने इस सफ़र के दौरान उन्होंने जो जो कुछ देखा या सीखा उनको अपनी छोटी छोटी हिकायात के ज़रिए हमें बयान किया है। आज के सबक में भी इनकी 3 शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ेंगे जो कि मैक्सिमम 15 से 20 लाइंस की हैं, लेकिन फुल ऑफ विजडम है, मैसेज है इनके अंदर, थॉट प्रोवोकिंग है और कुछ ना कुछ आपको इखलाकी सबक दे के जा रही हैं। इसका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें उन्होंने बताया है कि शेख सादी की कहानियाँ जब भी आप पढ़ेंगे वो आपको परपीचुअल नज़र आएंगी, उसमें यूनिवर्सैलिटी नज़र आएगी। परपीचुअल का मतलब यह है कि एवर लास्टिंग। आप जब भी उसको उठा के पढ़ेंगे वो ऐसा लगेगा कि शायद इसी ज़माने के बारे में, इसी दौर के इंसानों के बारे में लिखी गई हैं। और यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि हमागिरियत है, उसमें आपको जो करैक्टर नज़र आएंगे वो हर रीजन में, हर कंट्री में बआसानी नज़र आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अगर पर्शियन किंग के बारे में लिखा है या स्लेव के बारे में लिखा है तो वो सिर्फ उसी इलाके से रिलेट करते होंगे। ऐसे किरदार हमें हर जगह नज़र आ जाते हैं। एडविन आर्नल्ड ने इसकी बड़ी खूबसूरत तारीफ की है। वो कहते हैं कि ये एक लिटरेरी करी की तरह से है, एक कबाब की तरह से है जिसको हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म्स उसको देख कर हम मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कहानियों को, इसकी हिकायात को इंग्लिश राइटर्स ने अपनी बुक्स में शामिल किया और बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये तो ट्रांसलेटेड है लातिन से, और लातिन से भी पहले ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी जो कि बिलोंग करती हैं शेख सादी शिराजी से। इसकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी है उसमें एक बादशाह अपने गुलाम के साथ सफ़र कर रहा है, और क्योंकि वो पहले कभी भी समंदर के सफ़र पर रवाना नहीं हुआ था इसलिए वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है। इसमें कुछ मुसाफिर भी हैं और एक सार्जेंट भी है। जब सफ़र का आगाज़ होता है और कश्ती अपनी मंजिल तय करते हुए समंदर के दरमियान में पहुंचती है तो अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर की या ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कश्ती जो है वो हिचकोले खाना शुरू हो जाती हैं। इस बात पर जो गुलाम है, जो स्लेव है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है कि हाय मैं मर गया, कश्ती डूब रही है, कोई बचाओ कोई बचाओ। इस बात पे पहले जो मुसाफिर खामोशी से बैठे हुए थे परेशानी का शिकार हुए, और बादशाह ने भी इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया। उसी कश्ती में एक सार्जेंट भी सवार था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इसको खामोश करवा दूं। बादशाह ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बादशाह की इजाज़त मिलने पर सार्जेंट ने कुछ लोगों को कहा कि इस गुलाम को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया, उसको समंदर में फेंका गया और जब उसने 2-3 डुबकियां खा ली तो उसको दोबारा से निकाल लिया गया। जब उसको समंदर से निकाला गया तो इंतहाई खामोशी से पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। बादशाह बहुत ही हैरान हुआ और उस सिपाही से या सार्जेंट से पूछा कि मुझे इस चीज़ की हिकमत समझ नहीं आई, क्योंकि पहले वो जहाज में सवार था, महफूज था, और अब उसको समंदर में फेंका गया है, अब वो खामोश हो गया है। इस पर सार्जेंट उसको कहता है कि इंसान उस वक्त तक किसी चीज़ की कद्र व अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है जब तक कि वो चीज़ उससे छीन ना ली जाए। पहले वो इस जहाज़ के अंदर था और इसकी हिफाजत, इसकी मजबूती का उसको एहसास नहीं था। उसको लगता था कि किसी भी लम्हे ये लहरें जो हैं इस कश्ती को नीस्तो नाबूद कर देंगी, लेकिन जब वो असल में उन लहरों के स्पुर्द किया गया तो उसको एहसास हुआ कि जैसी भी सही ये कश्ती उसकी जाए पनाह है। इससे ये सबक मिलता है कि हम जो इंसान हैं कभी भी वक्त पर किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी कहानी है, दूसरी हिकायत है, वो नौशेरवां के बारे में है जो कि पर्शियन किंग थे, अपने इंसाफ पसंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
اور इस हिकायत में शेख सादी नौशेरवां का एक किस्सा बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार नौशेरवां जब शिकार खेलने गया और हिरन को रोस्ट करने का टाइम आया, उसको भूना जाने लगा, तो पता चला कि नमक मौजूद नहीं है। इस पर एक लड़के को साथ वाले गांव भेजा गया ताकि वो नमक लेकर आए। जब वो लड़का नमक लेकर आया तो बादशाह ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने इस नमक की कीमत अदा की है? सब लोग बहुत हैरान हुए कि इतना थोड़ा सा नमक है, एक हकीर सी चीज़ है, इसकी कीमत अदा करना इतना ज़रूरी क्यों है? इस पे नौशेरवां जवाब देता है कि अगर बादशाह छोटा सा भी कोई काम कर दे, थोड़ी सी भी ज्यादती कर दे, तो उसके जो सिपाही हैं वो उस चीज़ से 10 गुना ज़्यादा जुल्म और ज्यादती करते हैं। साथ ही वो ये कहता है कि हर वो शख्स जिसने जुल्म की बुनियाद रखी और जिसने इसमें इजाफा करता गया, वो इसका गुनहगार है। जिस तरह से बादशाह का रवैया होगा वैसे ही रियाया का होगा, और अगर बादशाह जो है वो अनजस्ट है तो उसकी रियाया जुल्म और सितम का शिकार होगी। इस कहानी में जो हमें थीम नजर आती है वो ये है कि द मॉरल्स एंड वर्च्यूज ऑफ किंग्स अफेक्ट देयर पीपल, कि उनके अमाल और उनके किरदार का जो असर है वो बराह रास्त उनकी रियाया के ऊपर होता है। अगर बादशाह जालिम है तो यकीनन उसके जो सिपाही हैं वो उससे ज़्यादा जुल्म करेंगे। अगर बादशाह एक अंडा मांगेगा तो शायद उसके सिपाही 10,000 मुर्गियों को जो है वो सीखों पर चढ़ा देंगे, ये कहकर कि बादशाह का हुक्म था। जो तीसरी हमारी शॉर्ट स्टोरी है दैट इज़ फुल ऑफ विजडम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बादशाह के बारे में बताया गया है कि वो बीमार हो गया और मुआलिजीन ने उसको बताया कि एक ख़ास किस्म का इंसान जो है जिसके अंदर कुछ मखसूस खूबियाँ होनी चाहिए, उसका अगर पित्ता निकाल कर इस बादशाह को लगा दिया जाए तो शायद वो सेहतमंद हो जाएगा। बादशाह ने अपनी जान बचाने के लिए ऐलान करवा दिया कि किसी तरह से इस किस्म के शख्स को ढूंढ कर लाया जाए। काजी ने भी फतवा जारी कर दिया कि ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है, बादशाह को बचाने के लिए किसी का अगर खून बहाया जाता है या ज़बरदस्ती उससे वो चीज़ वसूल की जाती है तो ये बिल्कुल बरहक है। ढूंढते ढूंढते एक किसान का बेटा मिल गया और बादशाह ने बहुत ज़्यादा दौलत देकर उनकी रजामंदी हासिल कर ली। जब उसको ज़िबा करने का वक़्त आया, उसको स्लॉटर करने का वक़्त आया, तो लड़का आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अपनी मौत को सामने देखकर भी ये मुस्कुरा रहा है। वो उससे दरियाफ्त करता है कि इसकी वजह क्या है? तो लड़का बड़ी हिकमत आमेज़ बात कहता है, वो कहता है कि खुदा ने तुम्हें यहाँ पर बादशाह बनाया है। बादशाह से मुराद ये है कि हमारे हकूक़ का, हमारे जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें इंसाफ़ करना है। दूसरी चीज़ जो होती है वो काज़ी का किरदार होता है कि काज़ी ने हमेशा हक और सच का साथ देना होता है, किसी भी डर और खौफ के बगैर फतवा या फिर फैसला करना होता है। जबकि यहाँ पर काज़ी ने बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक बेगुनाह का खून बहा देने का फतवा जारी कर दिया है। और वालिदैन हमेशा जो है वो मोहब्बत और शफ़क़त से अपनी औलाद के साथ पेश आते हैं, लेकिन मेरी कहानी में सब कुछ अलग है। बादशाह जो है वो ज़ुल्म करने पर तैयार है, काज़ी जो है उसने अपनी आँखें बंद की हुई हैं, उसका इंसाफ जो है वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, जबकि वालिदैन जो हैं इस कूड़ा करकट या फिर हकीर सी दौलत के बदले में अपनी औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसकी बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़के को माफ कर देता है। कुछ अरसे के बाद बादशाह जो है बिना किसी इलाज और मुआवजे के बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपको खुदा ने कोई ओहदा दिया है, कोई ताकत दी है, तो उसको आप इंसाफ से इस्तेमाल करें, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर आप काजी के ओहदे पर हैं तो आपको इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। ये थी हमारी छोटी छोटी सी खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरीज जिसको हमने देखा, इनकी थीम को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।